तो सबसे पहले आते हैं कि भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। भाई सबसे पहला पॉइंट जो अपने दिमाग में आता है वो ये है कि भी इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या उसको सेंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उसको सेंस करता है। जैसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कंघे से बाल बनाते हैं तो बाल कंघे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखा होगा आपने, है ना? देखा है कि नहीं देखा है? इसके अलावा आपने देखा होगा कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है ना? इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम प्लास्टिक स्केल को नायलॉन से रब करके और जब कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस प्लास्टिक स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं आप देखते हो डेली लाइफ के अंदर, ये किसकी वजह से हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने टाइप के होते हैं, है ना? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और दूसरे टाइप का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। एक टाइप का चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन्स के ऊपर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। एक टाइप का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप के चार्ज। सेम टाइप के चार्जेस के बीच में आप क्या देखोगे? हमेशा आप रिपल्शन देखोगे। जबकि जो अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में हमेशा क्या दिखेगा आपको? अट्रैक्शन फोर्स दिखेगा, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये भी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, क्या हमेशा से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, हमेशा से कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है क्या? नहीं। नॉर्मली या नॉर्मल कंडीशन में कोई भी एटम हो या कोई भी बॉडी हो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो समझो, जैसे मान लो कि कोई एटम है, तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में दो टाइप की चीजें होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जिनको डार्क किया है ये तो क्या है? न्यूट्रॉन। और बाकी कौन है इसके अंदर? प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाहर कौन चक्कर लगाते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू बराबर होती है। जो प्रोटॉन है उसके ऊपर प्लस ई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होगा। ई मतलब क्या है यहाँ पे? ई का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। जैसे या वन प्रोटॉन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुलाम, तो इतना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर सपोज करो 10 इसके अंदर प्रोटॉन है तो 10 ही इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? 10 ई। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -10 ई। दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 0। बात समझ में आई क्या? तो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज होगा क्या? नहीं। और हर एक मटेरियल नेचर के अंदर एटम से मिलके बनता है, तो एटम पे चार्ज नहीं है तो उन मटेरियल्स के ऊपर भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर एकदम। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल हो या कोई भी बॉडी हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये एकदम से क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी। इसके बाद में अब मान लो कि इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दी बाहर से, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑर्बिट से बाहर निकल गया। मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी। क्या दी इसको? एनर्जी दी। तो जैसे इसको एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। तो जैसे ये ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो इसको अब बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन है अब ये? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब
जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है न्यूक्लियस में, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन एक से कम हो गया, मतलब एक कम हो गया। 10 अब प्रोटॉन है इसके अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा? तो प्रोटॉन्स के ऊपर +10 ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे अब 9 ई चार्ज होगा माइनस का, तो दोनों को ऐड करोगे तो इस बार क्या आएगा? +E चार्ज बचेगा। यानी कि अब इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? +E चार्ज आ गया। तो इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा। ठीक है, हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कोई भी बॉडी इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो जहां भी जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव टाइप का चार्ज आएगा। और अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, तो उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव टाइप का चार्ज आएगा। क्लियर? एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है जी। के बाद में अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल बॉडी, अगर आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे, तो आप क्या देखोगे कि सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे चला जाएगा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने पे एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा कहाँ चला जाता है? उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। ये मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता हो, ऐसी कोई भी चीज जिसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर के अंदर क्या होगा? जो भी चार्ज उसको दिया जाएगा वो उसकी आउटर सरफेस के ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? बोलो, आउटर सरफेस के ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर हो, जब भी आप उसको चार्ज करोगे तो उसके अंदर कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं है, हमेशा चार्ज कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पर रहेगा। और क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं रहेगा, ऐसा कोई रीजन इसके अंदर नहीं रहेगा जहां पे इसका कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने से एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस के ऊपर चला जाता है। क्लियर है एकदम? ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज का पता लगाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर किसी भी बॉडी को चार्ज कर दिया आपने और आपको ये पता लगाना है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है ना, आप किसी या कोई भी चार्ज बॉडी आपके पास है और आपको ये पता लगाना है कि उस पर चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या नाम है उसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछते हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज का पता कैसे लगाया जाता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप चार्ज का पता लगा सकते हो। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, पहले उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक तो ये वायर जैसा आपको कुछ दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में मेटल वायर होता है। किसका वायर होगा ये? मेटल वायर। ठीक है, नीचे ये जो दो पत्तियां सी लटकी हुई हैं, ये किसकी बनी हुई होती हैं? ये गोल्ड की बनी हुई होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो ये गोल्ड लीव्स होती है। ठीक है, और ये ऊपर क्या है? तो ये मेटल स्फेयर है, मतलब मेटल का ही स्फेयर बना हुआ है। मतलब जैसे ये एक मेटल का वायर है, बस ऊपर वाले सिरे का एरिया थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने एक स्फेयर इससे कनेक्ट किया हुआ है। और ये जार किसका बना है? तो ये ग्लास का जार होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का एक जार है जिसके अंदर इस सिस्टम को रखा गया है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है? तो मान लो इसके पास में मैं कोई चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, ये मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसको हम इसके पास में लेके आए। हम क्या देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी बताया था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से वो फ्री हो गए और एटम से बाहर निकल के मटेरियल के अंदर फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मेटल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं। तो ये जो मेटल वायर है इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उनको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है जो अनलाइक चार्जेज है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ऊपर आके इकट्ठा हो जाएगा, तो ऊपर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आ गया? बोलो, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके अपोजिट जो नीचे वाला सिरा होगा, है ना,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा तो वो एकदम नीचे चला जाएगा। तो जो लीव्स हैं, गोल्ड की बनी जो लीव्स हैं, इनके ऊपर कौन से टाइप का चार्ज आ गया, पॉजिटिव टाइप का चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पत्तियां या जो लीव्स हैं ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, और अगर ये दूर जा रही है एक दूसरे से, इसका मतलब जो बॉडी इसके पास में लाई जा रही है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो जब भी आप कोई चार्ज बॉडी इस इंस्ट्रूमेंट के पास में लेके आओगे, हमेशा आप क्या देखोगे कि जो दोनों लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। तो इन लीव्स का डाइवर्ज होना ही, इन लीव्स का एक दूसरे से दूर जाना ही इस चीज का इंडिकेशन है कि ये बॉडी कैसी है, चार्ज है। ठीक है, आया समझ में ये। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, इसकी वर्किंग वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम किसी भी बॉडी पे चार्ज का पता लगाएंगे। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, कि वेलोसिटी जीरो है, तो उस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, लेकिन साथ में ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। मूविंग चार्ज क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके पास में रखी गई मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये किसने बताया था, ओरस्टेड ने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है, साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है चेंज होने वाली वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो उस कंडीशन में ये एक स्पेशल चीज प्रोड्यूस करने लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बी के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो तीन टाइप की चीजें ये प्रोड्यूस करने लग जाएगा। आया समझ में। तो स्टैटिक चार्ज क्या कर सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब है वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, देन क्या क्या प्रोड्यूस करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। आया समझ में, क्लियर एकदम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नेचर में मटेरियल्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेचर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर कौन सी चीजें होती हैं, तो कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनमें से करंट या जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो हो सकता है। कंडक्टर कौन सी चीजें होती हैं, कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनमें चार्ज या करंट फ्लो हो सकता है। जैसे मेटल्स जितनी भी हैं, तो ऑल मेटल्स, ये क्या है, अर्थ, ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। फिर इंसुलेटर कौन सी चीजें होती हैं, तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता उसको इंसुलेटर बोला जाता है। जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर होता है, इनमें चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता कभी भी। ठीक है। तो इंसुलेटर वो चीजें होंगी जिनमें कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, प्लास्टिक, वुड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल हो सकते हैं, तो सिलिकॉन हो सकता है,
जर्मेनियम हो सकता है, कार्बन भी इसकी कैटेगरी में आता है। तो इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो वाले मटेरियल है जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज है, मतलब कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी भी है और इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी भी है, दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर है। मतलब इसको आप कंडक्टर की तरह भी काम में ले सकते हो और इसी मटेरियल को आप इंसुलेटर की तरह भी काम में ले सकते हो। अलग अलग कंडीशन में या अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा, तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको बोल दिया सेमी कंडक्टर, मतलब हाफ कंडक्टर। हाफ क्या है, हाफ इंसुलेटर है, तो दोनों प्रॉपर्टी है ना, इसलिए इसको बोल दिया सेमी कंडक्टर। क्लियर है एकदम? ठीक है जी, समझ में आ रही है क्या बातें? सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमको डिस्कस करना है। कौन कौन सी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, चार्जेस को ऐड कैसे करोगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा एक लॉ है, तो ऐसा एक चार्ज के लिए भी लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमको मेनली एग्जाम में पूछी जाती है, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखो एक एक करके मैं डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या है, देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, बोलो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जब भी आप इसको ऐड करोगे तो उसके लिए आपको सिंपल एडिशन फॉलो करना है। कौन सा एडिशन फॉलो करना है, सिंपल एडिशन। इसके लिए कोई वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करना। इसका मतलब अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो जैसे ये बॉडी है कोई और इसके ऊपर ये कुछ चार्जेस है Q1 Q2 Q3 ऐसा करके n चार्जेस हैं Qn तक, आपको इनका टोटल करना है। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप सिंपली इनको ऐड कर लोगे, लेकिन विद सिंबल ऐड करना है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करोगे, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है। तो ये देखो मैं इन सबको ऐड करता जा रहा हूँ और विद सिंबल मैं सबको ऐड कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाएगा जो इस बॉडी के ऊपर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब जब भी आप चार्ज को ऐड करोगे तो आपको प्लस या माइनस सिंबल के साथ में उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आई? तो जब भी चार्ज को ऐड करो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना। इसके बाद में है फिर सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कोई भी सिस्टम हो उसका टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये नहीं है कि आप नया चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो नेचर में, ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही जो अवेलेबल चार्जेस हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल से समझो, ये जैसे मान लो ये ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है। जो ग्लास रोड है उसके ऊपर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ Q1 इक्वल टू 0। और जो सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो Q2 इक्वल टू क्या है, 0। दोनों ही क्या है, 0 0 है। तो टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के ऊपर, बताओ? टोटल चार्ज होगा 0। Q1 प्लस Q2 मिलाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्लास रोड को सिल्क से रब करता हूँ। तो जैसे आप इन दोनों को रब करोगे तो आप क्या देखते हो कि ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के ऊपर चले जाएंगे। किसके ऊपर चले जाएंगे, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के ऊपर चले जाएंगे। ये नेचर पे डिपेंड करेगा मटेरियल की कि किससे इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और किस पे चले गए, सिल्क के ऊपर चले गए। तो ग्लास से सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब क्योंकि ग्लास इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जो सिल्क है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। समझ में आया ये? तो मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कोई भी एक नंबर मान लो, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो ग्लास के ऊपर चार्ज कितना आएगा बताओ, +10E। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, बोलो, -10E आएगा। टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों को जोड़ो, अभी भी 0 आएगा। देखो आया समझ में, पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है।
तो क्या नया चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया क्या? नहीं। इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बस ये हुआ। तो यहाँ पे चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है जी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो छोटी छोटी क्वांटिटीज की फॉर्म में होगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम इतना पॉसिबल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो कितना हो सकता है? इतना हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप का। और बाकी अगर किसी बॉडी पे इससे ज़्यादा चार्ज होगा तो वो हमेशा इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होगा। कैसा होगा? इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में। इससे 2 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, ऐसे मतलब इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होगा हमेशा। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकली, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन। ठीक है। और एन का मतलब है एनी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू जानते हो क्या? जैसे इंटीजर वैल्यूज होती हैं 1 2 3, इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 3/2 7.3 ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, बस कंप्लीट वैल्यूज होंगे, मतलब 1 2 3 ऐसा रहेगा, कंप्लीट डिजिट्स रहेंगे। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये कोई चार्ज है Q और ये भी रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है। बाद में ये चार्ज मूव करने लग गया। मान लो अभी ये चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो अभी भी इस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? Q रहेगी। ऐसा नहीं है कि मूव कर रहा है तो इस पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, या इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनवेरिएंस का मतलब यही है कि वेरी नहीं होना। इनवेरी मतलब वेरी नहीं होना। तो अगर किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ना, अगर देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर वो चार्ज है ना, उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे बॉडी मूव करे या नहीं करे, रेस्ट में हो या मोशन कर रही हो, कैसे भी हो, है ना, उस पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बातें?